हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज संविधान सभा और 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से लेकर के और संविधान सभा तक हमने आपसे बात कर लिया है। वहां से हमने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम थोड़ा आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था की इस अगली कड़ी में आज हम आपसे बात करेंगे प्रस्तावना के कुछ बचे हुए हिस्से। हालांकि प्रस्तावना मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, वो वीडियो आप जाके देखें, लेकिन वहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट छूट गए हैं, तो उसको आज मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है माय डियर। यहां से कैसे सवाल पूछेगा, यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहां आज इसको कवर करूं और आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से गड़बड़ नहीं होना चाहिए और छूटना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, हालांकि मैंने जो बात पीछे कर लिया उसको दोहराऊंगा नहीं, तो वो आप जाकर के पीछे देख लीजिएगा। आज मैं कुछ नई बात करूंगा इस पे। तो देखिए मेरे दोस्तों, प्रस्तावना जो शब्द है, पहले तो चूंकि कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं तो जान ले कि प्रस्तावना माय डियर भारतीय संविधान का जो भाग शुरू होता है एक, उससे पहले एक पेज आता है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये लाइन आपने पढ़ी होगी। इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा होगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सिनोनिमस जॉब टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू डॉवरेन इंडिया इनटू सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो माय डियर ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से आपके लिए कैसे क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, उस पर आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले यह पूछता है कि प्रस्तावना किस चीज से प्रेरित है, यानी प्रस्तावना कहां से आई। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये नाम याद रखिएगा, आपको याद भी होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उद्देश्य, ये सारे फैक्ट है माय डियर। उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने सौंपा था, किसने सौंपा था माय डियर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां सौंपे थे माय डियर, संविधान सभा को, संविधान सभा को। तो देखिए यहां पे दो तीन फैक्ट बन गए आपके लिए, इधर उधर बात नहीं करना है, केवल फैक्ट पे एकदम कहानी की तरह आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है माय डियर कि प्रस्तावना, प्रस्तावना किससे प्रेरित है। तो आपका जवाब होगा, आपका जवाब होगा माय डियर किससे प्रेरित है, उद्देश्य प्रस्ताव से, उद्देश्य प्रस्ताव से। फिर आपसे सवाल पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कहां से आया। तो माय डियर उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा सौंपा गया था। किसको, संविधान सभा को। किस तारीख को, अब देखिए यहां पे तारीख भी एक फैक्ट बन रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को सौंपा गया था। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए, वो तारीख है, वो तारीख है 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को। बहुत ही शानदार फैक्ट देखिए आप, क्यों, क्योंकि 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को सीनियरिटी के आधार पर संविधान सभा ने, संविधान सभा ने जो है वो सीनियरिटी के आधार पर संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया संविधान सभा का। और ठीक उस दिन से 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर, 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। ठीक इस दिन से 2 दिन बाद 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946 को, देखिए हम अपने
मूल सवाल पे आ गए। तो देखिए, आप फैक्ट एकदम भर भर के फैक्ट लाया हूं, बस इसको कहानी की तरह समझो। मैं बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव माय डियर संविधान सभा को सौंपा गया था। देखो, एक बहुत प्यारा फैक्ट यहां पे और मौजूद है, वो क्या है? तो सौंपा गया माय डियर, सौंपा गया था वो 13 दिसंबर को संविधान सभा को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को दिया था? 13 दिसंबर को दिया था माय डियर संविधान सभा को, संविधान सभा को। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिए, आपसे ये पूछेगा कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? तो माय डियर, संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को सौंपे गए उद्देश्य प्रस्ताव को माय डियर 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने। अब देखिए, यहां पे भर भर के फैक्ट आ गए, कैसे पूरा फैक्ट भरे हुए हैं। इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा माय डियर, दूसरा सवाल जो बनता है यहां से प्रस्तावना यानी प्रियम्बल से, वो क्या बनता है? आप यहां पे देखिए, तो पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? बताओ जरा, कमेंट करके बताओ, कितनी बार संशोधन हुआ है? नो डाउट, कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में? सिर्फ एक बार। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। अब देखो, यहां भी फैक्ट कैसे भर भर के आने वाले हैं, एकदम झर 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 झरने की तरह फैक्ट गिरेंगे, बस आप कहानी पे ध्यान दो। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है माय डियर? एक बार। कब हुआ था माय डियर? कब हुआ था? 1976 को, 1976 को संशोधन हुआ था माय डियर। लेकिन वो कौन सा संविधान संशोधन था, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो इसको बोलेंगे माय डियर 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था माय डियर। और अगर पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ, तो एक बार। कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखो, बहुत ही प्यारा फैक्ट यहां पे क्या बन रहा है कि जब यह संशोधन हुआ तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में माय डियर 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द? वो कौन कौन से थे? आप देखिए जरा यहां पे, समाजवादी, समाजवादी पहला शब्द क्या था? समाजवादी। दूसरा क्या था? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष दूसरा शब्द था जो जोड़ा गया। और तीसरा था माय डियर अखंडता, अखंडता। तो देखो ऐसे कैसे यहां पर भर भर के एकदम जो है यहां पर फैक्ट मौजूद है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए माय डियर। आगे देखते हैं। प्रस्तावना से ही माय डियर, प्रस्तावना से ही एक प्यारा फैक्ट और बनता है। क्या? कि ये कई बार पूछता है कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या वो भारतीय संविधान का अंग है? बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा यहां पे। क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है? देखिए यहां पर, तो माय डियर यहां पर एक वाद आया था, इनरी बेरुवारी। ये आया था 1960 में। इनरी बेरुवारी वाद में माय डियर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अंग
नहीं है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस वाद में कहा? इनरी बेरुआरी। कब आया था? 1960 में इनरी बेरुआरी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन कमाल की बात देखो आप, 1973 में केशवानंद भारती, बहुत बार आपने सुना होगा ये बात वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्व में दी गई बात को पलट दिया और कहा, और क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे? कहा उसने कि ये जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। ध्यान से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में दी गई अपनी बात को पलट दिया। अभिन्न अंग है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि बेरुआरी मामले में, बेरुआरी जो 1960 में आया, उसमें उसने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में फिर उसने जो है अपने पूर्व में दिए गए बयान को उसने पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है, यानी इसको किसी भी हाल में यहां से हटाया नहीं जा सकता है। और सुनिए इसके बारे में कुछ और शानदार बातें जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। क्या? कुछ लोगों का कमेंटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट है माय डियर, जैसे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ये इन्होंने कहा है। इसी प्रस्तावना के बारे में माय डियर, इसी प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लेता है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है, भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसको हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्या पूछेगा? भाग। तो आपको बताना है क्या? प्रस्तावना को ही हृदय और आत्मा कहा जाता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर ये पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो अनुच्छेद है माय डियर, कौन सा? 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब संविधान बीमार हो जाए तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट मौजूद है किसमें? अनुच्छेद 32 में माय डियर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। किसको? अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संविधान का कौन सा भाग जिसको हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना है। भाग पूछे तो प्रस्तावना है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 32 आत्मा है। और ये पूछे कि 32 को किसने आत्मा हृदय कहा है, तो वो है डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब ने इसको जो है हृदय और आत्मा कहा है। माय डियर, आगे हम आपसे बात करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर, यहाँ पे नया भाग शुरू करेंगे भारतीय संविधान का माय डियर, वो है भाग 1। क्या है वो? भाग 1। अब आपसे पूछता है, पहला ही सवाल यहां बनता है माय डियर, पहला ही बनता है, पूछता है कि भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? तो माय डियर भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ये ध्यान से समझिएगा। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी द यूनियन वाला संघ, फेडरल वाला नहीं माय डियर, यूनियन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, इंग्लिश में बोलते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी,
और हिंदी में बोलते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस भाग में है? तो मेरे प्यारे बच्चे भाग 1 में है। अब आपसे और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? यहां से क्या क्वेश्चन बना सकता है? तो क्वेश्चन यहां बना सकते हैं कि भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो माय डियर 1 2 3 4 कुल कितने आर्टिकल है माय डियर? कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल यहां पर 4 अनुच्छेद हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, भाग 2 में 5 से 11 यानी 5 से लेकर के 11 के बीच में अनुच्छेद हैं। उसी तरह से भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक है। फिर उसके आगे 36 से 51 है डीपीएसपी में। खैर वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहां आप देखिए कि अगर पूछता है कि भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं, तो कुल 4 अनुच्छेद है माय डियर। फिर आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है माय डियर? भारत राज्यों का संघ है। क्यों संघ है? तो यहां पे बहुत ही प्यारा एक फैक्ट बन रहा है। क्या? कि भारत राज्यों का संघ, इसका मतलब क्या है? तो भारत के राज्य जो है वो अमेरिका के राज्यों की तरह किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप? जो भारत के राज्य हैं इनको संप्रभुता भी नहीं प्राप्त है। संप्रभुता प्राप्त नहीं है। संप्रभुता प्राप्त नहीं है माय डियर। यानी भारत के जो राज्य हैं वो चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर वो चाहे कि भारत से अलग होना चाहे तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि तमाम पूरब के राज्यों ने इस तरह का प्रयास किया, लेकिन अंत में उनको जो है पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय जो यूनियन है वो इतना कमजोर नहीं है, एकदम कचर के मारेगा और ठीक कर देगा, सारा नशा उतार देगा। ये जान लीजिए आप। तो यहां पर ये आपको ध्यान देने की जरूरत है माय डियर। क्या? कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि भारत के राज्य जो है वो चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। और भारतीय राज्यों को पूछता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़े एग्जाम में भी पूछता है कि क्या भारतीय राज्यों को संप्रभुता प्राप्त है? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राज्यों को संप्रभुता प्राप्त नहीं है, केवल संघ को संप्रभुता प्राप्त है माय डियर। सॉवरेनिटी जो है यानी संप्रभुता वो केवल संघ को प्राप्त है, भारतीय राज्यों को संप्रभुता प्राप्त नहीं है। तो 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है माय डियर। 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? यहां पे देखिए आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, यानी अनुच्छेद 2 में कहा गया है माय डियर। 2 में यह कहा गया है कि भारतीय संसद को यह पावर दिया गया है। इसमें सारी पावर इस आर्टिकल में, यहां पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 जो भी है ये पूरा का पूरा भाग, इसमें जो भी चीजें बदलाव करना है वो संसद को ये पावर दिया गया है। तो 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। जो भारतीय संघ में जो राज्य नहीं है उनकी बात कर रहा है, कि जो संघ में मौजूद है उनको नहीं, जो संघ में मौजूद नहीं है ऐसे राज्यों को, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत संसद करवा सकती है। दूसरा, नए राज्यों का गठन भी करवा सकती है। नए राज्यों का गठन भी करवा सकती है, यानी नए राज्य बनाए जा सकते हैं, नए राज्यों का गठन। तो यहां पर ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं अनुच्छेद 2 में। क्या? कि संसद को पावर है कि वो नए राज्यों का संघ में प्रवेश करा सकती है, संघ में यानी अपनी जो यूनियन है संघ में प्रवेश करा सकती है। और दूसरी बात क्या यहां पे कही जा रही है कि नए राज्यों का गठन किया जा सकता है माय डियर। आगे देखिए बहुत भर भर के प्यारा प्यारा फैक्ट आपके लिए लाया हूं, बस देखिए आप, केवल ध्यान देते रहिए, यहां से एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए आप, उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है माय डियर? कि जो भारतीय संघ है और उसमें जो राज्य हैं उनके नाम और सीमा या क्षेत्रफल में संसद परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, किसी राज्य को घटा करके
उसके क्षेत्रफल को दूसरे राज्य में मिला सकती है। दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य को दो राज्य में बनाया जा सकता है। आप देखेंगे उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है अलग हो गया है आपका मध्य प्रदेश से, आप देखेंगे कि झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया। तो ये पावर कहां मिल रही है? ये पावर इन्हीं आर्टिकल में मौजूद है। तो 3 में क्या कह रहा है कि जो भारतीय संघ के राज्य हैं उनके नाम, सीमा और क्षेत्रफल में उनके क्या हो सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, और दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिला के एक बनाया जा सकता है, एक राज्य को तोड़ करके एक से ज्यादा राज्य बनाया जा सकता है। यानी ये सारा काम जो है वो अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद उन्हीं राज्यों में ये काम करने की इजाजत देता है जो भारतीय संघ में पहले से मौजूद है, जबकि दो उन राज्यों को इजाजत दे रहा है जो भारतीय संघ में मौजूद नहीं है। माय डियर, यहां पे ध्यान दीजिए। लेकिन एक खास बात आपको यहां मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इसको थोड़ा देखिएगा कि जो आर्टिकल 3 में जो बात कही गई है, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। वो अलग बात है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो इंग्लैंड के सम्राट की तरह ही कहा जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही, अनुच्छेद 3 में ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही आप ये प्रस्ताव संसद में ला सकते हैं माय डियर। अब देखिए आखिरी अनुच्छेद की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर आखिरी अनुच्छेद जो चौथा अनुच्छेद है भाग 1 का जो आर्टिकल 4 है माय डियर, चौथा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 2 में जो आप नए राज्यों का गठन कर रहे हैं या 3 में नए राज्यों को आप जो नाम सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, राज्यों को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये जो 2 और 3 में किया जा रहा है ये साधारण बहुमत से आप कर सकते हैं। ये साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। इसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव किए गए हैं माय डियर, वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 में संविधान संशोधन है, वो विशेष परिस्थितियों में होता है। संविधान संशोधन है किसमें? 368 में। तो कह रहा है अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है कि आपने अनुच्छेद 2 और 3 में जो हरकत किया है ना, वो साधारण बहुमत से आप कर सकते हैं। पार्लियामेंट यानी भारत की जो संसद है माय डियर, वो साधारण बहुमत से कर सकती है। उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में इसको संशोधन नहीं माना जाएगा। तो निश्चित रूप से आज जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भाग 1 से आपके लिए बेहतरीन फैक्ट मिले होंगे। तो इस उम्मीद के साथ फिर अगली कड़ी में हम इंतजार करेंगे आपका। तब तक के लिए थैंक यू।